हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट। तो जैसे कि इस पर पॉलिटिकल साइंस में आपके दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सेकंड है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 2 ही दिन हैं तो मैं 2 से 3 वीडियोस में पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगी। तो हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब 10 से 12 आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने हर यूनिट से लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल उन्हीं को करेंगे। और दूसरी चीज़, आप सभी का एक डाउट था कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें या अपने आंसर को हम और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे उनके सभी के आंसर मैंने उसी फॉर्म में लिखे हैं जैसे कि आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये टोटल क्वेश्चंस चाहिए जो भी हमारे 8 यूनिट से 10 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आंसर्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से आपके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला ये विशेषताएं, दूसरा है आपके पास आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो यूनिट फर्स्ट है उससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देंगे। जैसे कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ पूछा है तो 2 लाइनों में संक्षिप्त रूप से आप बता देंगे कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी डेफिनेशंस को, इसके सिग्निफिकेंस को, इसके एरिया को, इसके नेचर को, बाकी चीज़ों को आगे कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति आखिर होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका अर्थ और जो क्षेत्र है उसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि तुलनात्मक सरकार और राज्य क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं या फिर क्या अंतर होते हैं। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है, देखिए मोस्टली सभी के पास सेमेस्टर फर्स्ट से ही पॉलिटी होगी, तो अक्सर आपने पढ़ा होगा कि राजनीति क्या है, ठीक है, या फिर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा है या राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत स्वरूप आपसे कई बार पूछा गया है। तो वहाँ पे देखो, हमने हमेशा देखा था कि राजनीति जो है राज्यों का और संस्थाओं का ही अध्ययन है या फिर राज्य और सरकारों के कार्यों का अध्ययन है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है तुलनात्मक राजनीति में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और ये कंपैरिजन हमारा 2 टाइप का होता है जिसको हम आगे देखेंगे 2 टाइप का कौन कौन सा होता है और कैसा होता है, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग देशों की या फिर किसी एक ही देश के अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके कामों का एक एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। अब आगे चलते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है, तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध रूपों या फिर उसकी विविध जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है, ठीक है। मतलब सरकार का स्वरूप या जो सरकार की अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका जो एक कंपैरिजन एनालिसिस होगा वही आपका तुलनात्मक राजनीति कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, तुलनात्मक सरकार की अगर हम बात करते हैं तो तुलनात्मक सरकार में केवल राजनीतिक व्यवहार से संबंधित प्रक्रियाएं आती हैं, इसमें गैर सरकारी संस्थाओं का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की तो इसका जो संबंध है वो राजनीतिक व्यवहार से भी है और साथ ही साथ इसमें सरकार और राज्य के संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल होता है। साथ ही देखिए, उनका प्रभाव क्या पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। क्लियरली आपको समझ आ रहा है तुलनात्मक राजनीति में या तो किसी एक ही देश की अलग अलग स्तर की सरकारों के कार्यों का आप विश्लेषण करते हैं या फिर अलग अलग देशों की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके कार्यों का आप विश्लेषण यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके सिलेबस में भी है, आपकी जो टोटल 8 यूनिट है, 8 यूनिट में से जो आपकी लास्ट की 4 यूनिट है उसमें आपको USA, UK, स्विट्ज़रलैंड और चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को पढ़ना है, ठीक है। और जो आपकी स्टार्टिंग की 4 यूनिट है उसमें आपके पास सोशलिज्म है, दूसरा आपके पास डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी एक यूनिट है और जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र क्या होता है।
तो देखिए इसके क्षेत्र की बात करें तो इस पे ना अभी तक कोई भी बहुत गहन अध्ययन या गहन चर्चाएं नहीं हुई हैं। इसका जो क्षेत्र सीमांकन है वो अभी तक भी काफ़ी सीमित है, मतलब इसका जो विषय क्षेत्र है वो अभी तक ना अच्छे से उसका एनालिसिस नहीं हो पाया है। उसको संक्रमण काल की अवस्था से अभी भी मतलब उसको संक्रमण काल की अवस्था में रखा गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है या संक्रमण काल इसको क्यों बोला जा रहा है? उसका देखिए रीज़न ये है कि जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है उसमें हम अभी भी उसके परंपरागत व्यवहार और उसके आधुनिक व्यवहार में हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं कि जो परंपरागत राजनीति थी, जो पुराने ढांचे थे, क्या अभी भी उसी रूप से आगे चीज़ें चल रही हैं या फिर राजनीति में हमने कुछ आधुनिक परिवर्तन भी देखे हैं। तो इस परंपरागत और आधुनिक विचारों में अभी भी जो विद्वान हैं या जो विचारक हैं वो फंसे हुए हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वान अपने अध्ययन को केवल राज्य और सरकार के ढांचे तक सीमित मानते हैं, वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक विद्वान हैं वो मानते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं तक ये चीज़ें ठीक भी हैं। जैसे कि आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि एक टाइम पे 395 आर्टिकल्स होते थे, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे और क्योंकि मनुष्य को हमने एक सामाजिक प्राणी माना है, तो समाज में रहने वाला प्राणी है, उसकी हर तरह की सामाजिक समस्याएं होती हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जिस तरीके से आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसे ही आपके जीवन में समस्याएं भी बढ़ती हैं, और फिर उनके समाधान के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग आर्टिकल्स को इंक्लूड कराना पड़ता है। ठीक है, जैसा आपके पास समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची में आपने विषय देखे होंगे कि वो जो विषय हैं अक्सर वो आपने घटते हुए नहीं देखे होंगे, उनको बढ़ते हुए देखा होगा। या फिर अगर आप ये भी देख रहे हैं कि वो विषय कम हुए हैं तो इसका रीज़न ये है कि किसी एक लिस्ट से सब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरी तीसरी लिस्ट में डाल दिया गया है। अब वो सब्जेक्ट पहले उन लिस्ट में नहीं हुआ करते थे, वो अभी आने स्टार्ट हुए क्योंकि पहले के टाइम में उस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं थी जो अब आने लगी हैं। तो अब की प्रॉब्लम्स कोई सॉल्यूशन देने के लिए उन पर लॉ बनने स्टार्ट हुए। तो कुल मिला के हमारे जो आर्टिकल 395 थे वो 400 समथिंग अभी हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो आधुनिक विद्वान हैं वो मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो भी इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इस वजह से उसके क्षेत्र पे कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है। अब जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में MCQs आता है वहाँ के लिए ये तथ्य ज़रूरी हो जाता है कि जो जीन ब्लाडेल हैं उन्होंने इस क्षेत्र को कितने रूपों में बांटा है। तो देखो वैसे तो इन्होंने सीमा संबंधी विवाद और मानक और व्यवहार संबंधी विवाद, इस टाइप से दो इन्होंने रूप माने हैं। लेकिन देखिए इन दोनों रूपों पर भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं दी है। ठीक है, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की गई है, ना ही इसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश की है। सीमा संबंधी में उन्होंने मान लिया है कि इसका एरिया काफ़ी लिमिटेड सा होता है। मानक और व्यवहार में मान लिया है कि वो संविधान के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है जो कि वास्तविक कार्यों से परिपूर्ण होता है, या जो संविधान के मानक हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इस टाइप की चीज़ें। बट जब आप सिर्फ क्षेत्र पर अपना शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे आप इन टाइप्स को लिख सकते हो। अदरवाइज़ इस क्षेत्र का अभी तक कोई भी स्पेसिफिक हमें रूप देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है, कि अगर हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका हमारे जीवन में मतलब क्या महत्व है या फिर राजनीति में उसकी क्या उपयोगिताएं हैं। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति जो होती है वो आपको राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान देती है कि हम राजनीतिक व्यवहार और उसकी जटिलताओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें राजनीति के व्यवहार की काफ़ी अच्छी समझ बन जाती है। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये कि अगर आप विभिन्न देशों की संस्थाओं का ज्ञान आपके पास है या अलग अलग देशों की संस्थाओं का अध्ययन आप कर रहे हैं तो आप देश विदेश की संस्थाओं को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं, और वहाँ पर उपस्थित समस्याएं या फिर उससे संबंधित समस्याएं अगर आपको इनके फ्यूचर में देखने को मिलती हैं तो उस टाइम पे आपके पास उनका हल होता है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी संस्थाओं का अध्ययन किया है तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, और फिर उस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं तो आप एक सोर्स या फिर एक मोटिवेशन के रूप में वहाँ से एक एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा बेनिफिट जो हमें होता है वो राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्निरीक्षण में सहायता मिलती है और अंत्य अनुशासन अध्ययन पद्धति में सहायता मिलती है। ठीक है,
अब काफ़ी सारी उपयोगिताएं आप इसमें बता सकते हैं कि अगर आप अलग अलग देशों का जो संविधान है या वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहती हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। तो देखिए 2 टाइप की होती है, ये लंबात्मक होती है और क्षैतिज होती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिर्फ हम देखते हैं लंबात्मक क्या होता है। आप उसको देखिए, अगर आपको मेन आइडिया है कि लंबात्मक अध्ययन में किस टाइप का अध्ययन होता है तो आप उस आंसर को लॉन्ग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा सकते हैं। तो मैं कम से कम शब्दों में इस आंसर को बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति का मतलब है कि जहां पर आप एक ही देश की बात करें, मतलब आपने किसी एक ही कंट्री को चूज़ किया और वहाँ के अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके कामों का एक विश्लेषण या एक अध्ययन आपने किया। ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे है 3 टायर सिस्टम है कि आपको यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उसके बाद लोकल लेवल पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मिलती हैं जिनके पास अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो किस तरीके से ये स्थानीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें और राष्ट्रीय सरकारें अपना काम करती हैं, आपस में जब आप तीनों के लेवल की तुलना करते हो, फिर तीनों के कार्य की तुलना करते हो, उसको हम कहते हैं लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षैतिज क्या होती है। तो देखिए क्षैतिज में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जहाँ पे आप एक कंट्री के अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट की बात ना करके आप अलग अलग कंट्रीज़ की पॉलिटी को देखते हैं। कि जैसे आपके सिलेबस में भी है कि आपसे पूछता है स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के संविधान में क्या अंतर है ना, या फिर आपसे पूछता है चीनी संवाद बनने की जो प्रक्रिया है वो, या फिर अमेरिका का जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, दोनों में अंतर या समानताएं बताइए। या मोस्टली जो क्वेश्चन अभी तक रहा है आपका ट्रेंड में वो यूएसए से और यूके से रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान में समानताएं और अंतर बताइए। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम ये चीज़ करते हैं तो वो काउंट होता है आपका क्षैतिज तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपका निष्कर्षण कि जो भी आपका पूरा आंसर था अगर वो प्रकृति, क्षेत्रीय, इन सारी चीज़ों पे था तो आप उसको कम से कम शब्दों में कंक्लूड कर देंगे कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो विश्लेषण से हमें देश विदेश की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। मेन चीज़ आपके हर आंसर में आप कोशिश करें, मतलब जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मोस्टली उनमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। उसके अलावा जो भी सब हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 1 से 2 हों, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। अब ये यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है इसी क्वेश्चन में। अब उसके अलावा जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति क्या है, अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में फिर से रिपीट करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। 2 लाइनों में आप उसको बता देंगे। उसके बाद में तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है वो आप लिखेंगे। देखिए आधुनिक दृष्टिकोण से मतलब है तुलनात्मक राजनीति अब रूढ़िगत या पीढ़ीगत नहीं रही है, उसमें दिन प्रतिदिन सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक अनेक प्रकार के परिवर्तन होते चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब जिनके अध्ययन के लिए हमने वैज्ञानिक विधि को अपनाया है, जिस वजह से आधुनिक युग या इसको वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान युग में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि को सबसे प्रयुक्त माना गया है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका जो मूल है वो राज्य सत्ता, शक्ति का एकाधिकार तथा शक्ति तंत्र, ये 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। अब आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसमें हम क्या करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अब इन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन जो हम करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, सोशल बेसिस पे। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मनुष्य को यहाँ पे हमने माना है एक सामाजिक प्राणी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसी आधार पे, देखिए बाकी परिभाषाएं दी गई हैं। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए केवल सामाजिक समस्याओं और उनका हल ढूंढने के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति रही है। तुलनात्मक राजनीति में सबसे पहले उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है जो कि पश्चिमी देशों में पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे हम देखें तो मोस्टली जो पश्चिमी देश हैं वो हमसे पहले का मतलब है जितनी भी आपकी
बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हैं ना, या फिर आपकी अगर हम बात करें जैसे चाइना है या फिर इंडिया की बात ही करें, तो बहुत बाद में जाकर के हम लिबरल हुए हैं। और सबसे पहले जो ये रेवोल्यूशंस हमारे स्टार्ट हुए थे वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ से ही हुए। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ एक स्पेसिफिक एरिया तक थी। मतलब कुछ आपके पास फ्रांस का रीजन हो गया है ना, फ्रांस के आसपास की एक दो कंट्रीज़ तक ये लिबरलाइजेशन वाली चीज़ें सीमित थी, बाकी उसके आसपास अभी भी वो कोलोनिज्म वाला पीरियड चल रहा था। तो इस वजह से वहाँ से हम मतलब इन कंट्रीज़ को हम एज अ सोर्स देखते हैं। बाकी जो कंट्री कॉलोनियल पीरियड में थी, उन्होंने जब वो लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो इन कंट्रीज़ से क्या लेते हैं, एक तरीके से मोटिवेशन लेके चलते हैं या फिर इनको अपना सोर्स मान के चलते हैं। तो इसमें पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं का जो विषय है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि यूरोप में कुछ व्यवस्थाएं हैं, इंग्लैंड हो गया, आपके पास अमेरिका हो गया, इन दोनों की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बाकी यूरोपियन देशों ने भी उनको अपनी देशगत व्यवस्था के रूप में अपना रखा है। मतलब बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, फिर उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इन्हीं सबसे क्या कह सकते हैं हम, प्रेरणा ली या इन्हीं को अपना आधार स्रोत माना। तो राजनीतिक संस्थाओं का जो काम है वो राजनीतिक मान्यताओं के समाजीकरण द्वारा अपने सिद्धांतों को जनसमूह तक पहुंचाना है और जनसमूह को उनसे आकर्षित करना है। तो इसी के साथ में हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट सेकेंड।